हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सेल। तो सेल जो है ये बेसिक यूनिट होती है किसी भी लाइफ की। इसके बिना कोई लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे सब किससे बने हुए हैं? सेल से। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और स्टडी ऑफ सेल को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक। और जो सेल की डिस्कवरी की थी सबसे पहले वो की थी साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। और बट इससे पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, जिन्होंने बताया था कि इस दुनिया में प्लांट और एनिमल सब किससे बने हुए हैं? सेल से ही बने हुए हैं, और यही जीवन का आधार है। इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हर सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। जो बेसिक सेल का इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है शेप, तो कोई फिक्स शेप नहीं होती है। सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट साइजेस में। बट जो ये मेन चीज़ें हैं ये सब सेल में प्रेजेंट होती हैं ऑलमोस्ट। तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला सेल मेम्ब्रेन, यह हर सेल में मिलेगा आपको। उसके बाद है जो सेंटर का पार्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक। तो ये भी हर सेल में पाया जाएगा। और उसके बाद न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है वो क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हर सेल में पाया जाता है। ठीक। तो कोई भी सेल में ये तीन मेन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक। तो ये हर सेल में पाई जाती है। सेल बहुत छोटे भी होते हैं साइजेज में, बहुत बड़े भी होते हैं। तो सबसे बड़ा सेल जो इस अर्थ पे पाया जाता है वो ऑस्ट्रिच का एग, यानी कि जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा। तो ये सबसे बड़ा सेल होता है। और सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्म। ठीक। तो देखिए इस पहली स्लाइड में जो सेल है जनरली दो टाइप के होते हैं, एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट, या यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जनरली प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, और इनका साइज बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। और जो मेजर डिफरेंस है बेसिक कि जो यूकैरियोटिक सेल है ये इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है कवर्ड विद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो कवर्ड होता है किससे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस है ही नहीं, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स होता है। जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जैसे आपने शायद आपको पता हो, सुना होगा, तो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक। तो उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दो टाइप्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। ठीक। और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं तुम्हारे कोई भी बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जिसमें सिंगल सेल ही होता है सब कुछ। तो उनमें जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बड़े जानवर होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं, उनमें जनरली यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं इसमें। तो ये मैंने मिक्स करके डायग्राम बनाया है, इसमें प्लांट सेल भी है, एनिमल सेल, दोनों के मैंने पार्ट्स दिखाने की कोशिश की है। तो जनरली प्लांट सेल और एनिमल सेल में पहले डिफरेंस जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें और एनिमल सेल में थोड़े से डिफरेंस होते हैं बेसिक से। तो प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। और दूसरा एक ऑर्गेनल होता है, एक मतलब पार्ट होता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसी की मदद से बनाया जाता है, क्लोरोफिल या प्लास्टिड की मदद से। तो एक बेसिक सा मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें सारे ऑर्गेनल्स शो किए हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जो साइटोप्लाज्मा में कुछ बॉडीज़ हैं जो तैरती रहती हैं, फ्लोट करती हैं।
जिसका फंक्शन होता है, जितने भी सेल के लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं वो सब वो परफॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डायग्राम में मैं बता देता हूँ नाम। माइथोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस तो है ही है खैर, और राइबोसोम्स, फूड वैक्यूल भी प्लांट सेल में पाया जाता है और साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। सेल का लगभग मैक्सिमम पार्ट कवर करता है फूड वैक्यूल, इसमें फूड स्टोर होता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। एक एक चीज़ देखिए आप इम्पोर्टेंट, सेल क्या होता है। सेल जब एक से ज़्यादा सेल आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो बनाते हैं टिशू। और टिशू मतलब कि कुछ सेल मिलके एक टिशू बनाते हैं और कुछ टिशू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, कुछ ऑर्गन मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ एक बेसिक चेन है जो कि मेंशन कर रखी है नोट्स में। सेकंड स्लाइड में देखते हैं आगे। तो सेकंड स्लाइड में अब फंक्शंस हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनल्स के। तो पहला ऑर्गेनल है हमारा माइथोकॉन्ड्रिया। तो माइथोकॉन्ड्रिया का मेन बेसिक फंक्शन होता है, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये सेल में क्या करता है, पावर जनरेट करता है, यानी कि जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मतलब होता है एडिनोजाइन ट्राईफॉस्फेट। तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में कौन, माइथोकॉन्ड्रिया। तो हमने जैसा कि पहले एक हार्ट वाले पार्ट में पढ़ा था, जो ब्लड है वो सेल्स में जाता है एनर्जी लेके, तो वो एनर्जी माइथोकॉन्ड्रिया तक लेके जाता है। तो माइथोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की, जिसे हम क्रैब साइकिल बोलते हैं। उसकी के दौरान इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी फॉर्म होती है, जिसको एनर्जी बोला जाता है। यही हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करती है, ये हमारे सेल्स तक एनर्जी देती है, हमें एनर्जी देती है। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स ये प्लांट सेल में पाया जाता है और इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है जनरली वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स में जितना भी ग्रीन पार्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। और जितना भी कलर्ड पार्ट होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रोमोप्लास्ट। और कलरलेस पार्ट जितना भी होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, लिकोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड ये सिर्फ तुम्हें प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनल है, देखिए लिकोप्लास्ट के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, प्रेजेंट इन सीड्स एंड रूट्स डार्क पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर सनलाइट डजंट रीच। तो जो लिकोप्लास्ट होता है वो ऐसे पार्ट्स में पाया जाता है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड स्टार्च। तो लिकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, किस में, प्रोटीन, फैट एंड स्टार्च की फॉर्म। मतलब लिकोप्लास्ट जहाँ नहीं होता, मतलब जहाँ लिकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वहाँ फूड स्टोर किया जाता है। लिकोप्लास्ट फूड स्टोर नहीं करता, जहाँ जहाँ पार्ट लाइक सीड्स में, रूट्स में, इनकी फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, वहाँ वहाँ लिकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट बताया जैसे कि अभी कलर्ड पार्ट जितना भी होता है, तो कलर जहाँ भी कलर होता है, चाहे फ्लावर्स में हो चाहे फ्रूट्स में हो, तो उनको किसी कुछ पिगमेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जिनकी वजह से कलर रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कैरेट में जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं कैरेटीन। कैरेट में कैरेटीन नाम का प्रोटीन होता है। और टमाटो में आपका प्रोटीन होता है लाइकोपीन। बीट रूट मतलब
आपका हो गया चुकंदर, चुकंदर में होता है बीटानिन, और एप्पल में आपका होता है एंथोसाइनिन। तो ये सारे पिगमेंट के नाम हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, जो कि इनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बताया कि क्लोरोफिल और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोफिल वर्ड से क्लोरोप्लास्ट बना है, तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के बिना इनकम्प्लीट होती है। क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और एक ना एलिमेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल या क्लोरोफिल, तो मैग्नीशियम। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम्स में कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसाइडल बैग के नाम से हम इसे जाना जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। और जो उससे पहले हमने पढ़ा प्लास्टिड, उसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। किचन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सारा फूड बनता है। तो लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसे या एटम बॉम्ब भी बोल देते हैं, या स्वीपर ऑफ द सेल भी बोल देते हैं, पर जनरली सुसाइडल बैग ज़्यादातर बोला जाता है। और इसलिए ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक, इसको इसलिए बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं और ये हेल्प करता है डाइजेशन में। तो अगर किसी वजह से ये बर्स्ट हो जाए, फट जाए, तो ये सारे एंजाइम पूरे सेल में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और ये सारे सेल के जितने भी ऑर्गेनल हैं, न्यूक्लियस है, ये सबको डाइजेस्ट कर देते हैं और फाइनली सेल को डेड बना देते हैं। इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है गोल्गी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, और इसका काम जो होता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसे हम बोला जाता है। और इसका काम होता है जनरली सिक्रीशन का। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जितनी भी गंदगी हमारे सेल में होती है, उसको ये क्या करता है, क्लीन करने का हेल्प करता है। ठीक, मतलब कि ये इसका मेन काम होता है कि कोई भी जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है, जो शरीर के सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको एंट्री देता है, और बाकी जो बेकार है उसको रिमूव कर देता है सेल से। इसका मेन फंक्शन है सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन होता है, ये भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीज़न। तो यानी कि जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल से दो सेल, या फिर जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, जो सेल डिवाइड होते हैं, तो इसी सेल के मतलब इसी ऑर्गेनल के थ्रू होते हैं सेल डिवीज़न। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करता है, जनरली जो इसका मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, तो 70S और 80S, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S नाम से राइबोसोम्स होता है, और यूकैरियोटिक सेल में 80S। एस स्टार्सबर्ग एक साइंटिफिक नेम होता है राइबोसोम का, स्टार्सबर्ग, इसलिए एस यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। मेन इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन, और जो स्मूथ वाला होता है उसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो रफ़ वाला होता है उसको वो रफ़ इसलिए होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे से राइबोसोम्स चिपके होते हैं उसके ऊपर, इसलिए उसे रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और राइबोसोम्स का फंक्शन हमने अभी पढ़ा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद है हमारा न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन सेल का, ब्रेन ऑफ द सेल हम इसे बोलते हैं। जितने भी एक्टिविटीज़ है सेल की सारी यही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सब कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक, तो इनका स्ट्रक्चर है।
तो डीएनए जो बना होता है वो जनरली बना होता है 3 चीज़ों से, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। और प्रोटीन से बना होता है डीएनए, और प्रोटीन से पेंडोज प्रोटीन यूज़ किया जाता है, मतलब पेंडोज नाम की एक प्रोटीन है जिससे, माफ़ कीजिएगा, प्रोटीन नहीं, शुगर। तो इनको आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इस न्यूक्लियस का डायग्राम है। तो इसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे क्रोमेटिन नेटवर्क है जिनसे फाइनली क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें 22 पेयर्स होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के लिए, और एक पेयर होता है हमारे सेक्स के लिए, जो कि हमारा को बताता है कि हम मेल हैं या फीमेल, हमारा सेक्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, इंजीनियर ऑफ द सेल, बिकॉज इट रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो जैसा मैंने बताया था कि ये ब्रेन का काम करता है, एक सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के, वो सब कंट्रोल किसके द्वारा किया जाते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा। फिर है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स मैंने बताया 46 क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो जाता है, 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके की डिजीज़ होती है जिसे बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। और जो क्रोमोसोम्स है कुछ इस टाइप का शेप होता है, जिसका 2 पार्ट होते हैं। सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, और जो इसके थ्रेड टाइप होते हैं क्रोमोटिड नाम से हम उन्हें बोला जाता है। एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतले पतले होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, हर कैरेक्टर्स के लिए अलग होता है, और ये बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से। ठीक, फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, सॉरी, वाटसन एंड क्रिक ने इसकी डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। जो न्यूक्लियस था उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और डीएनए की डिस्कवरी की थी वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक, उसके बाद है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड सम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 10th क्लास में भी है और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कई बार आया हुआ है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अभी हमने बताया कि डीएनए जो है वो किससे मिलके बना होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक, तो जो नाइट्रोजन बेस है वो, उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है, और ये एक पॉलीमर होता है, यही जुड़ जुड़ के डीएनए का निर्माण होता है, यानी कि डीएनए फॉर्म होता है। उसके बाद है आरएनए। आरएनए जनरली 3 टाइप के हैं, आरआरएनए, एलआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए मतलब कि ट्रांसफ़र आरएनए, और एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ठीक, तो एमआरएनए जो है मैसेंजर, ये मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ट्रांसफ़र आरएनए ये चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है, और राइबोसोमल आरएनए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मोस्टली आरएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्मा सिंगल स्ट्रैंड। और जितने भी मैक्सिमम आरएनए होते हैं ये आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों ही राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, पर डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और आरएनए होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सिंगल, तो ये सिंगल स्ट्रैंड होता है।
जनरली कि कुछ कुछ वायरस होते हैं जिसमें ये डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, और डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में इतना सा डिफरेंस होता है। इसमें थाइमीन की जगह एक अलग कंपोनेंट पाया जाता है, यूरेसिल। उसमें पाए जाते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसाइन, और इसमें पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसाइन। तो एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, यानी कि डीएनए को आरएनए में बदलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, आरएनए से डीएनए को फॉर्म किया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए से डीएनए। ठीक, उसके बाद एक एक प्रोसेस और है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और लास्ट जो हमारा पार्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका बनाना, डीएनए की कॉपी करना, यानी कि क्लोन वगैरह जब फॉर्म किए जाते हैं तो डीएनए को कॉपी किया जाता है, मतलब एक जैसा दूसरा डीएनए फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए इस दुनिया में किसी का भी सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है। तो क्लोनिंग में बिल्कुल सेम डीएनए फॉर्म करके एक नया क्लोन बनाया जाता है, बिल्कुल जो कि ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म होता है जो कि जेनेटिकली सेम होता है बिल्कुल, तो उसे हम क्लोन कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।